ईरान युद्ध अब सिर्फ मिसाइल और ऑयल तक भी सीमित नहीं है, वहां तक भी होता तो गनीमत थी। अब इसका असर पूरी दुनिया की फूड सप्लाई पर पहुंचने वाला है और आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। अब तक सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा होती है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, जहां गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स इस समय संघर्ष की वजह से एक ट्रैफिक जैम की सिचुएशन में रुके हुए हैं। लेकिन इसी समुद्री रास्ते पर सिर्फ तेल ही नहीं गुजरता, इसी रास्ते पर गुजरता है दुनिया का एक लार्ज शेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी वो केमिकल्स जो खेती की रीढ़ की हड्डी हैं। दरअसल गल्फ रीजन्स दुनिया के फर्टिलाइजर ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा भी सप्लाई करती हैं। इसके बारे में शायद आप उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सब मिल करके दुनिया के लगभग 20 से 25% फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट करती हैं। यानी दुनिया में अगर 1000 किलो फर्टिलाइजर लगता है तो 200 से 250 किलो इन्हीं देशों से और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। इसमें शामिल हैं अमोनिया, फॉस्फेट्स और सल्फर, जो फसलों की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें एक और बहुत ही अहम फर्टिलाइजर है जिसका आपने नाम जरूर सुना होगा, और वो है यूरिया। यूरिया दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। यह फर्टिलाइजर गेहूं, चावल और मक्का जैसी मुख्य फसलों की पैदावार बढ़ाता है। इसी की वजह से दुनिया में फूड जो शॉर्टेज है उसको हम लोग रोक पाए थे 1970s के दशक में। और ग्लोबल ट्रेड में आने वाला आधा यूरिया सिर्फ गल्फ रीजन से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, यानी 50% यूरिया। लेकिन अब ये सप्लाई खतरे में पड़ चुकी है। हाल ही में कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट तो है ही, लेकिन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी दुनिया में अव्वल नंबर में आता है, उस हमलों की वजह से, ईरान के हमलों की वजह से अस्थायी रूप से बंद पड़ा है। इसका मतलब है कि लाखों टन फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स अचानक ग्लोबल सप्लाई से पार हो चुके हैं। इसका असर पहले से ही दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फर्टिलाइजर प्राइसेस 10 से 30% बढ़ चुके हैं। इसका सीधा असर फूड के प्राइसेस पे पड़ने वाला है। अगर ये स्थिति लंबी चली तो इसका असर प्रोडक्शन पर भी पड़ेगा, प्राइस के साथ साथ, क्योंकि खेती सिर्फ फर्टिलाइजर पर ही नहीं चलती, ये पूरी एनर्जी सिस्टम पर निर्भर होती है। खेती की जो मशीनें हैं उनमें डीजल पड़ता है। डीजल पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। किसी भी फसल को खेत से प्लांट तक, प्लांट से मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी कुल मिलाकर फूड प्रोडक्शन की लागत का लगभग 50% हिस्सा एनर्जी से जुड़ा होता है। यानी अगर 40 रुपए किलो कोई चीज चल रही है तो उसमें 20 रुपए एनर्जी का कॉस्ट होता है। अगर ऑयल महंगा हो गया और फर्टिलाइजर कम उपलब्ध हुए और महंगे हो गए तो किसान के पास दो विकल्प बचेंगे। या तो वो कम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें और एग्जिस्टिंग क्रॉप्स उगाएं, या फिर ऐसी फसलें उगाएं जिन्हें कम न्यूट्रिएंट और कम फर्टिलाइजर चलते हैं, यानी कि क्रॉप को ही चेंज कर दें। दोनों ही स्थितियों में क्रॉप यील्ड कम होने वाली है और भारत के लिए, जो सबसे बड़ी आबादी है दुनिया की, ये बहुत बड़ी चिंता बन सकती है। भारत अपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का लगभग 2/3 हिस्सा गल्फ रीजन से इंपोर्ट करता है, 2/3। और अभी भारत में मॉनसून प्लांटिंग सीजन आने वाला है अगले कुछ महीनों में, जो साल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर पीरियड होगा। अगर इसी समय ये लड़ाई चलती रही और फर्टिलाइजर सप्लाई बाधित हुई तो सीधा असर भारत की खेती और फूड प्राइसेस पे जबरदस्त रूप से पड़ सकता है। ब्राजील भी इसी संकट से प्रभावित हो सकता है। वो भी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो भारी मात्रा में फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। दुनिया में सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स में से एक ब्राजील अपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का लगभग 40% गल्फ से इंपोर्ट करता है। और अफ्रीका में भी यही प्रॉब्लम है। वहां पे भी यही प्रॉब्लम होगी कि वहां के किसान पहले से ही, उनके पास फर्टिलाइजर नहीं है और कीमतें बढ़ी तो फर्टिलाइजर उनकी पहुंच से बहुत दूर हो जाएंगे। यानी कि छोटी फसलें, कम खाना और ज्यादा भूख, और भूख से पैदा होने वाली बीमारियां। दुनिया सालों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक ऑयल चोक पॉइंट मानती थी, लेकिन अब यह भी साफ है कि हॉर्मूज सिर्फ ऑयल का रास्ता नहीं है, या आपको कोई मीडिया में नहीं बता रहा है कि यह फूड सप्लाई का भी चोक पॉइंट है। और अगर समुद्री रास्ता लंबे समय तक इसी प्रकार से बाधित रहा तो एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ एक ग्लोबल फूड क्राइसिस भी हम फेस कर सकते हैं। तो बताइए मुझे, क्या आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन थी? अगर नई इंफॉर्मेशन थी तो इसको जल्दी से शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए और मुझसे चर्चा करिए कि आपको क्या लगता है कि इस फूड क्राइसिस जो आने वाली है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या इसके लिए ईरान जिम्मेदार है? क्या इसके लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है? और क्या हमें करना चाहिए एज इंडियंस टू कॉम्बैट ये इनकमिंग जो सिचुएशन खड़ी होने वाली है? क्या करना चाहिए भारत को? कमेंट्स में बताइए, चर्चा करते हैं।